चाबड़े, इस्मत चुगताई की कहानी चाबड़े। कितनी बार कलम उठाती हूं और रख देती हूं। इससे ज्यादा लिख नहीं पाती कि चाबड़े को असल में चच्चा बड़े कहना चाहिए था, मगर लोग जल्दी में उन्हें चाबड़े ही कहते थे। उनका असली नाम तो तमीजुद्दीन, इम्तियाजुद्दीन या मुमताजुद्दीन था, अर्थात उद्दीन जरूर लगा हुआ था। हालांकि दीन धर्म से उनका दूर का भी वास्ता न था। नमाज भी वो कभी भूले भटके ही पढ़ लेते थे। रोजे जवानी में जवानी की वजह से और बुढ़ापे में दमे की वजह से रख नहीं सके। उनको हाथ लगाने से भी मजबूर थे, क्योंकि दमे के साथ उन्हें मसाने की कमजोरी की शिकायत थी। इसलिए वुजू टूट जाया करता था और सैकड़ों लतों के साथ औरतों की भी लत लगी हुई थी। अतः कमाने के बावजूद हज को जाने की सामर्थ्य न हुई। शायद कभी चाबड़े तंदुरुस्त भी हुए होंगे, मगर मैंने तो उन्हें हमेशा छींकते खांसते बड़ी हरड़ खाते हुए देखा और 24 घंटे में 14 घंटे मोरी पर बैठे देखा था। जब वे चलते थे तो उनके पीछे मक्खियों का एक जुलूस चलता था और वातावरण सड़ी हुई मछलियों की बदबू से बोझल होता था। जिधर भैंस, घोड़ा और मुर्गियां रहती हैं, उधर हमारी शानदार कोठी के अनावश्यक कोने में चाबड़े की कोठरी थी। पास ही काली कीचड़ से भरी एक मोरी थी, जो नौकरों के पाखाने से गुजरकर पिछवाड़े में रिसती थी। न जाने चाबड़े के जिसमें कौन सा तेजाब निकलता था कि जहां से वो मोरी काली नागन की तरह लहराती हुई गुजरती थी, आसपास की सारी हरियाली जल जाती थी। मगर सबसे ज्यादा शर्म की बात जो थी वो ये कि चाबड़े हमारे बहुत करीब के रिश्तेदार थे। उनसे खून का रिश्ता था। हालांकि खून का रिश्ता बाकी नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि बुजुर्गों का सारा खून काली कीचड़ की मोरी में बह चुका था। इसलिए ये खूनी रिश्ता सरासर आरोप रह गया था। मगर कहते हैं कि किसी जमाने में चाबड़े को इश्क भी हुआ था। उम्दा खाला उनकी चचेरी बहन से उनके फुफेरे भाई की मंगनी हुई थी। उन दिनों मंगनी निकाह का दर्जा रखती थी। एक दिन चचा बड़े ने कनकौवा उड़ाते वक्त मुमटी पर से उम्दा खाला को धूप में पलंगड़ी की आड़ में नहाते देख लिया। पलंगड़ी कुछ ऐसी कोने से खड़ी थी कि उम्दा खाला के दूध जैसे पिंडे को सिर्फ बांध के जाल का अक्स ढांके हुए था। चाबड़े की कनकौवा कट गई, डोर लुट गई और वे बेसुध दूध पर तैरते हुए सुरमई जाल में उलझते गोते खाते रहे। उम्दा खाला जल मछली की तरह इस तरह जाल में मचलती रही। उस वक्त उम्दा खाला की उम्र 10-11 वर्ष की थी। क्या जमाना लौट गया है। आजकल की 11 वर्ष की लौंडियां जांघिया पहने लड़कड़े फिरती हैं। कोई उनकी तरफ फिर के भी नहीं देखता। इश्क तो बड़ी बात है। चाबड़े ने सर पटक दिया, मगर उम्दा खाला के बाबा ने उनकी एक न सुनी और उम्दा खाला का ब्याह कर अपनी फूफी के पास चली गई। बस जानो उस दिन से चाबड़े का भेजा लौट गया। कायदे से कहानी यहां आकर खत्म हो जाती है और मेरा कलम ठोक कर खाकर सुस्ताने को रुक जाता है। आगे लिखने को रह ही क्या गया है। चाबड़े ने बहुत ही गैर शायराना हरकतें की। ना तो उन्होंने जंगल की खाक छानी और ना ही सिर से तेशा मारकर जान दी। अगर वे भी रांझा, महिवाल या पुन्नू बन जाते तो आज उनकी भी अमर कहानियां लिखी जाती, जिसकी फिल्में बनती, और तब मुझे इतनी दिक्कत उन पर कलम उठाते वक्त न पड़ती जितनी अब पड़ रही है। 2-4 दिन मुंह औंधाए पड़े रहने के बाद उन्हें इश्क की गर्द झाड़कर उठना ही पड़ा, क्योंकि दादा अब्बा ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर वे मजनू बनने का प्रोग्राम रखते हैं तो हम उन्हें इतने जूते मारेंगे कि सारा इश्क नाक के रास्ते निकल जाएगा। वो कहावत मशहूर है कि मार से भूत भागता है, तो फिर भला हजरत इश्क की क्या मजाल थी जो दादा अब्बा के नालदार जूते के आगे कुछ गुर्रा दिखाते। चाबड़े को उन्होंने अपने पहलवान दोस्त को सौंप दिया
और समझा दिया कि ऐसे घिस्से दो कि सारा जंग उतर जाए। जंग उतर गया और देखते ही देखते चाबड़े 6 फुटे पहलवान बन गए। जब वे मोहल्ले में अंगड़ाई लेते तो लोग अपनी कंवारी बेटियों को कोठरियों में बंद करके ताला लगा देते। शहर में कोई दंगा फसाद होता तो जड़ में चाबड़े का हाथ होता। रंडियों के कोठे तो स्टेशन थे जहां वे दम भर को रुकते और आगे बढ़ जाते। उनकी आमदनी का वसीला क्या था किसी को मालूम नहीं था, मगर वे हमेशा 40,000 के लट्ठे का घुटा और महीन से महीन विलायती तंजेब का कुर्ता पहने, जगर मगर करती कामदार जूती, मगर सिर पर बजाय टोपी के शिकारी हैट पहनते। सफेद उजले कपड़ों में उनका काला शरीर आबनूस की तरह चमका करता। उनकी रंगत में कालापन और कुछ नीलापन छलकता था, जैसे सांप ने डस लिया हो। चमड़ी के रंग से एक रंग ज्यादा गहरी मूछें और बाल, जोरदार आवाज जैसे गले में लाउड स्पीकर लगा हो। दिल पर जख्म खाकर चाबड़े भरी बंदूक बन गए। शादी हो जाएगी तो संभल जाएगा, दादी भी कहती, और वे उन्हें ललचाने के लिए उनके सामने रंग बिरंगी लड़कियों के नक्शे खींचा करती। मगर चाबड़े वही एक बात कहते, शादी तो हो सकती है अम्मा जी। किससे करनी है मुझे बता तो सही, वे शौक से पूछती। उम्दा खानम से, और दादी सर पीट लेती। जवानी मरे प्यारी औरत को दाग लगाता है, तेरी जबान को आग लगे। तो बेवा हो सकती है उम्दा खानम। चावड़े की काली काली मूंछों में दांत चमकते और दादी भी कांप उठती। चाबड़े का क्या भरोसा, एक दिन एक रंडी उनसे रूठ गई। ये गए तो इनकी तरफ से मुंह फेरकर अपने नए ग्राहक से लाड़ करने लगी। चाबड़े ने चोटी पकड़ उसे अपनी तरफ मोड़ लिया। ग्राहक भी उलझ पड़ा। चाबड़े ने उठाकर उसे 2 मंजिले से नीचे पटक दिया। रंडी ने पुलिस को खिला पिलाकर बात दबा दी। चाबड़े ने उसे मोटी सी गाली दी, फिर बहुत पछताए कि बिना बात बेचारी गाली की जिल्लत हो गई। चाबड़े ज्यादा घर से बाहर रहने लगे। कभी 2 साल में आ जाते तो 3-4 यार दोस्त और चापलूस साथ चिपक होते, ढेरों रुपए लाते, सारे मोहल्ले के लकड़ी के संदूक में जमा करा देते। सवेरे मुट्ठी भर रुपए लेकर उसके पैसे भुना लेते और खुद मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ जाते और लौंडों की भीड़ उन्हें घेर लेती। 1 पैसा 1 चपत के हिसाब से दाम चुका देते। जब मारते मारते हाथ थक जाते तो मौसम का फल और मिठाई मंगाकर बांट दी जाती। जो कम पड़ जाते तो काठ के संदूक से दूसरी मुट्ठी निकल आती, और जब उम्दा खानम का नाम आता, चच्चा दादी बी से कहते, उम्दा खानम से कहो वो उस नामुराद को छोड़ दे, वरना किसी दिन गया तो उम्दा खानम को पार कर दूंगा। और दादी बी भी जूते लेकर चाबड़े पर टूट पड़ती। हे तुझे हैजा हो, तुझे 2.5 घड़ी की समेटे बाल बच्चों वाली को दाग लगाता है। और चच्चा हंसते हुए मुट्ठी भर रुपया लेकर भाग जाते। जब पैसे खत्म हो जाते तो चाबड़े एकदम गायब हो जाते। दादी भी उनके पैसे को हराम समझती थी। फकीर को देते हुए भी घिन महसूस करती। शरीर के कपड़ों के अलावा वे कुछ साथ ना ले जाते। उनके जाने के बाद दादी भी उनके कपड़े और बिस्तर लपेटकर खैरात घर भेज देती। चाबड़े को स्थायी प्रकार की चीजों से नफरत थी। एक बार जो आए तो एक मैली कुचैली को भी साथ ले आए। किसी को उसके रिश्ते का कुछ पता नहीं था। हाँ, रात को वो उनके पैर दबाती थी। मालूम हुआ कि धोबी की औरत बुधिया को भगा लाए हैं। दादी बी ने माथा कूट लिया। निकाल दो साली को, चाबड़े लापरवाही से बोले। मगर उसने वो बवेला मचाया कि तौबा ही भली। उसका मियां एक आध बार आया, कहने लगा, अब मेरे काम की तो रही नहीं, और कुछ रुपए लेकर चला गया। उसका एक लड़का भी था जिसे चाबड़े कभी साथ लिए चले आते, ढेर सारे खिलौने दिलाते, उससे खूब लाड़ प्यार करते फिरते। एकदम जी उगता जाता तो चपत मारकर भगा देते।
चाबड़े शराब पीते थे, इसलिए दादी भी ने उनका चूल्हा अलग कर दिया था। बुद्धिया उनके लिए गोश्त भूनकर पराठे तलती और आधी रात तक भूखी प्यासी उनका इंतजार करती। और जब वे नशे से चूर रंडी के कोठे से लौटते तो भुना गोश्त और पराठे खिलाकर उनके पैर दबाती। चाबड़े उसकी खिदमत से जरा भी प्रभावित न होते और जरा सी बात पर मार मारकर भुरता कर देते। और एक दिन वही हुआ जिसका दादी भी को डर था। मुहर्रम के दिन थे। चाबड़े सारा दिन शराब पीकर ढोल पीते रहे और ताजिए उठाते रहे। रात को थके हारे लौट रहे थे कि उन्हें एक हाथ रिक्शा टूटी हुई नजर आई। गली सुनसान थी और सवारी दीवार से लगी रिक्शा की मुरम्मत का इंतजार कर रही थी। बुरका वाली चाबड़े को देखकर एकदम दीवार से फिसलकर बैठ गई। क्या बात है? चाबड़े ने रिक्शा वाले से पूछा। हुजूर, रिक्शा उलट गई। रिक्शा वाला चाबड़े को जानता था मगर उनके घूंसे को भी जानता था। अबे ये तो मैं भी देख रहा हूं। हुजूर, मिर्जा साहब के घर की सवारी है, अब उन्हें कैसे पहुंचाऊं? कौन से मिर्जा साहब? हुजूर, मुर्तजा बेग। हाँ, है उम्दा खानम, चाबड़े ने घुटे हुए गले से कहा और उनका नशा हिरन हो गया। दो चार मोटी मोटी गालियां रिक्शा और उसके मालिक को दी और फिर अहमकों की तरह सर खुजाने लगे। उनकी जुबान को ताला लग गया। हुजूर, दूसरे रिक्शा आगे निकल गए, भीड़ में मैं पीछे रह गया। चाबड़े सिर खुजाते और मुंह ही में गालियां बकते रहे। सोचने लगे कि भला इस वक्त सवारी कहां मिलेगी कि इतने में तांगे में दो आदमी जाते दिखाई दिए। चाबड़े ने तांगा रुकवाकर उनसे कहा, उतरो। वे ऐंठने लगे तो चाबड़े ने दोनों के सिर पकड़कर टकरा दिए और उम्दा खाला से कहा, चलो बैठो। उम्दा खाला बुरी तरह कांपने लगी और अगर कोई आसपास कुआं खाई होती तो जान दे देती, मगर आज तो मूजी के हाथों जान के लाले पड़ गए। सीधी तरह तांगे में बैठ जाओ, मैं खा नहीं जाऊंगा उम्दा खानम, चावड़े गरजे। दरूद और आयत उल कुर्सी पढ़ती खाला तांगे में बैठी। चचा साथ तांगे का बम पकड़े चले। जगह थी पर खुद न बैठे तांगे में और सारे रास्ते उनके मुंह को लगा ताला न खुला और उम्दा खानम के बुरके की नकाब आंसुओं में भीगती रही। वो उनकी सारी धमकियां, सारे डरावे हवा में उड़ चुके थे। वे तांगे के साथ भाग रहे थे और आंखें नीचे थीं। मकान से थोड़ी दूर उनके कदम रुक गए। जेब से 2 रुपए निकालकर उन्होंने तांगे वाले को दिए और जब खाला उतरकर ड्योढ़ी में चली गई तो चाबड़े सिर झुकाए अपने घर की तरफ चल दिए। रात को जब बुद्धिया ने उनके पैर दबाने चाहे तो उन्होंने उसे 1 लात रसीद की और मुंह मोड़कर पड़े रहे। बुद्धिया स्थायी चीज बनकर चाबड़े की जान को चिमट गई। चाबड़े ने उसे 4 चोर की मार दी और निकालना चाहा मगर वो टस से मस न हुई। चाहे मेरी पोटियां काट डालो मिर्जा जी, अब मैं और कहीं की तो रही नहीं। जात बिरादरी ने बाहर कर दिया, तुमने मेरा खराबा किया है। छाती पर चढ़कर खून पी जाऊंगी पर इस जन्म में तो नहीं छोड़ूंगी। चाबड़े सहम कर चुप रह गए। बुद्धिया की इस दिलेरी का उन पर रौब पड़ गया। कुछ उम्र का तकाजा, कुछ रुपए की रेल पेल में कमी, चाबड़े उसे झेल गए। बुद्धिया उनकी बीवी की तरह खिदमत करती, फटा पुराना पहनती। कभी उसे ख्याल भी ना आता कि घर के बड़े बूढ़े बच्चे उसे बुद्धिया कहते हैं। घर की बहू बेटियों से दूर वो हमेशा जमीन पर बैठती मगर उसके सेवा भाव में कमी ना आई। चाबड़े ने उसे मारना भी कम कर दिया। कभी एक आध झापड़ धर देते, रुपया पैसा भी उसी के हाथ में रहता। बड़ी झकझक से शाम के नशे का खर्चा देती। चाबड़े खफा होते लेकिन कुछ कर ना पाते, बल्कि उसे जेवर बनवा कर भी देने शुरू कर दिए और जबरदस्ती पहनने को कहते। उसका एक लड़का फैक्ट्री में नौकर हो गया था। चाबड़े उसे बहुत चाहते थे। अपना मौरूसी मकान उसके नाम कर दिया था
और बिल्कुल बेटे की तरह समझते थे। एक दिन जब बड़े तरंग में थे तो बुधिया ने दही डालकर गोश्त भूना और गरम गरम पराठे उतारे। चाबड़े वहीं चूल्हे के पास बैठकर चटकारे लेकर खाने लगे। भाई वाह, कमाल कर दिया बुधिया आज तूने। भाई वाह, क्या बोटी गलाई है। तुझे तो इनाम मिलना चाहिए। बोल, क्या मांगती है? जो मांगू सो दोगे मिर्जा जी। हाँ हाँ, वे तेरे कंगन कल आ जाएंगे। वे तो बेकारी बनवा दिए। फिर क्या मांगती है? मिर्जा जी, मुझसे निकाह कर लो। बुधिया ने लजाकर कहा, बुढ़ापे में गुनाह नहीं किया जाता। निकाह? गुनाह? चाबड़े का मुंह फटा का फटा रह गया। निवाला हाथ से छूट गया। उनका काला चेहरा तनूर की तरह दमक उठा। चूल्हे से लकड़ी खींचकर उन्होंने बुधिया बेगम का पलेथन कर दिया। अगर लोग बाग ना बचा लेते तो शायद जान से ही मार देते। गुनाह की बच्ची कहती है निकाह कर लो। साली हमारा अपमान करती है और हमने इसी कमबख्त के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमने इसके लड़के को अपना जायज वारिस बनाया, फैक्ट्री में नौकरी दिलवाई, जो कुछ कमाया इसकी हथेली पर रखा, फिर भी निकाह की जरूरत है। हमारे ऊपर विश्वास नहीं, हमसे पक्के कागज लिखवाती है। मरते मर गई। फिर बुधिया ने निकाह की इच्छा न की। वक्त की नदी उछलती कूदती बल खाती रही, बहती रही। बुधिया के मरने के बाद चाबड़े जैसे यतीम हो गए। कोई उनकी देखभाल बुधिया की तरह कैसे कर सकता? नन्हे बच्चे की तरह आंचल की छांव में रखती। उनकी गत बन गई और वे एक रिश्तेदार के दरवाजे से दूसरे दरवाजे की ठोकरें खाते, लुढ़कते पड़कते हमारी कोठी के सबसे सड़ांदे कोने में पहुंचकर वहीं बस गए। चाबड़े की जिंदगी के आखिरी दिन कितने वीरान और प्यार मोहब्बत से खाली थे। कई दिनों से अकेले कोठी में पड़े दम तोड़ते रहे। कभी कोई झांक आता, कौन था जो दिन रात उनके सिरहाने बैठता। पुरानी यादों के जाल में उलझे चाबड़े तड़पते रहे, दिल मिलाते रहे। उम्दा खानम से कहलवा दो, अब ज्यादा इंतजार की शक्ति नहीं। इतना ना आजमाओ, आप अभी आ जाओ। हालांकि उम्दा खानम उनसे 5 साल पहले मर चुकी थी। अपने हाथों से मिट्टी देकर आए थे। बुधिया से कहो, ये सारे दरवाजे क्यों बंद कर दिए? दम घुट रहा है। दूध जैसे पिंडे पर सुरमई जाल गहरा होता गया। कनकौआ कट गई और डोर लुट गई।